नमस्कार साथियों, आप सब ठीक होंगे हम उम्मीद करते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए हम आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आए हैं। इसमें जो है हम बायोलॉजी का पोर्शन कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा सेल, कोशिका। जैसा कि कोशिका, सेल क्या होता है? कोशिका, देखिए हमारा जो शरीर है ये अत्यंत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। अर्थात किसी भी शरीर का, किसी भी बॉडी का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है उसी को हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि ये कोशिका क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, यानी कि हम इसको द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, द smallest unit of life, इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। बात कर लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। अगर हम खोज की बात करें, कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने अपने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से देखा कि कार्क के छोटे से टुकड़े को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें, उसके प्रकोष्ठ में मधुमक्खियों के छत्ते के समान कुछ प्रकोष्ठ थे, जिसे उन्होंने कोठरी नाम दिया। अर्थात उसी कोठरियों को उन्होंने सेल कहा। यानी कि सेल की उत्पत्ति जो है, सेल अर्थात कोशिका, सेल जो है ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना हुआ है। सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? सेलुला शब्द से हुआ है। सेलुला का अर्थ ही होता है छोटी कोठरी, यानी इन्हीं कोठरियों को ही रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि ये प्लांट सेल में लगभग मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरियों के रूप में पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। बात कर लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादक। अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत, अगर हम बात करें कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन के प्रतिपादक दो साइंटिस्ट हैं। नंबर 1 हैं कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक में दो साइंटिस्ट हैं, स्लाइडेन। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक में दो साइंटिस्ट हैं, मैथियस स्लाइडेन
और दूसरे हैं थियोडर स्वान। दो लोगों ने इसका प्रतिपादन किया था। मैथियस लाइडेन ने 1838 ईस्वी में पादप कोशिका सिद्धांत दिया और थियोडर स्वान ने 1839 ईस्वी में जंतु कोशिका सिद्धांत दिया। अर्थात हम ये कहें कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, दोनों लोगों ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इसके प्रतिपादक स्लाइडेन एवं स्वान थे, जो कि 1838 और 39 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। एक ने मैथियस लाइडेन थे, जिन्होंने पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1838 ईस्वी में, और थियोडर स्वान थे, जिन्होंने 1839 ईस्वी में जंतु कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बात कर लेते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। कोशिकाओं के प्रकार। जो केंद्रक की संरचना होती है, उस केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये अविकसित कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इन्हें हम प्राक कोशिकाएं या पूर्व प्राचीन, इन्हें प्राचीन कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हें हम प्राचीन कोशिकाएं या प्राक कोशिकाएं भी कहते हैं। प्राचीन कोशिकाएं या प्राक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं कम विकसित होती हैं, अविकसित होती हैं। इसमें नील हरित शैवाल एवं बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु आते हैं। नील हरित शैवाल और जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो इसका जो केंद्रक होता है ये डीएनए का बना होता है। केंद्रक इसके अंदर केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है। केंद्रक आवरण अर्थात केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है अर्थात केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है।
केंद्रक आवरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इत्यादि ये सब इसके अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, सुव्यवस्थित होती हैं। ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, ये विकसित कोशिकाएं होती हैं। ये सभी पादपों, जीव जंतुओं आदि में पाई जाती है। सभी पादपों, जीव जंतुओं आदि में ये पाई जाती हैं। इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बहुत सारे विभिन्न और इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी आदि पाए जाते हैं। तो ये तो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये कम विकसित होती हैं, अविकसित होती हैं, प्राचीन कोशिकाएं और या प्राक कोशिकाएं कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्णतः विकसित कोशिकाएं होती हैं, सभी पादपों, जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके आगे से हम बात कर लेते हैं। इसके आगे बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। इसे कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन
कोशिका कला, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका कला भी कहा जाता है। ये त्रिस्तरीय परत होती है। देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं कोई कोशिका है, ध्यान दीजिए ये कोई सेल है, यहाँ पर दो झिल्लियां दिख रही हैं। ये दो झिल्लियां और इसके बीच का स्तर, यानी कि 1, 2 और ये 3, ये त्रिस्तरीय झिल्ली होती है। त्रिस्तरीय झिल्ली होती है। ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है लिपिड, ये बनी होती है लिपिड, ये बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से। त्रिस्तरीय झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो बीच का मोटा भाग होता है, इसमें ये जो बीच का भाग होता है, ये बीच का भाग ये 45 एंगस्ट्रॉम मोटा लिपिड का स्तर होता है। ये लिपिड्स का स्तर होता है। और ये जो दोनों किनारे वाले भाग हैं, ये 15 एंगस्ट्रॉम और ये भी 15 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन का स्तर होता है। ये प्रोटीन्स का स्तर होता है, यानी कि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर इसकी संपूर्ण मोटाई की बात करें तो ये संपूर्ण मोटाई इसकी कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। इसका कार्य क्या होता है? ये कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियमित करता है, उसका नियमन करता है। ये कुछ निश्चित पदार्थों को ही अंदर जाने देता है। इसलिए कोशिका कला को कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और रॉबर्टसन ने सर्वप्रथम इसके यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल प्रस्तुत किया था। कोशिका कला का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, कोशिका कला का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। इसको दिया था रॉबर्टसन ने। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। देखिए कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये प्लाज्मा झिल्ली से कहते हैं, इसे कोशिका कला भी कहते हैं। ये 3 स्तर की लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई एक झिल्ली होती है, जो इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थों को नियमित करती है। ये कुछ निश्चित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर अथवा उससे बाहर जाने देती है। इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसका मॉडल प्रस्तुत किया था रॉबर्टसन ने। अब इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसके कार्य की। तो इसका जो कार्य होता है, ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। निश्चित आकार
प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, उसके आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, ये सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। अब जो है इसी के साथ साथ कोशिका कला के साथ साथ कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति की बात कर लेते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये होती क्या है? ये आपकी मान लीजिए कोशिका है दोहरे स्तर की, इसके बीच में कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं केंद्रक है। ये कोशिका भित्ति जो होती है, ये कोशिका झिल्ली के बाहर एक आवरण बनाती है। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, ये कोशिका के झिल्ली के बाहर एक आवरण बनाती है, यानी सबसे बाहरी परत, कोशिका की सबसे बाहरी परत, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है? कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये बनी किसकी होती है? ध्यान रहे, ये केवल पादपों में पाई जाती है। ओनली प्लांट सेल वॉल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये बनी किसकी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एक ये दृढ़, देखिए ये निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ सेलुलोज, सेलुलोज से निर्मित होती है, निर्मित होती है। ये सेलुलोज से निर्मित होती है। आपको पता है कि सेलुलोज एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इससे ये क्लियर है कि जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल केवल और केवल पाई जाती है प्लांट सेल में, नॉट इन एनिमल सेल, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसका कार्य होता है कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण बनाना। ये क्या कार्य करता है? अगर इसकी कार्य की बात करें तो ये कार्य है इसका कोशिका का सुरक्षा, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, एक निश्चित संरचना आकार प्रदान करना, निश्चित आकार प्रदान करना। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे संपन्न करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर अवश्य अच्छा लगेगा और इसे आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो है जैसा भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपको इसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।